बेटियों ने एक बार फिर बेटों को पीछे छोड़ दिया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले आईएएस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। जी हां, टॉप 5 में 4 बेटियां हैं। मतलब टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड और फोर्थ सभी पर बेटियां काबिज हुई हैं। ऋषिता किशोर ने सिविल सेवा की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर उमा हरती एन है, जो चौथे पायदान पर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश की स्मृति मिश्रा हैं। इन बेटियों ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए यह सफलता हासिल की है। ऋषिता किशोर जहां पहले 2 प्रयासों में प्रीलिम्स में ही फेल हो गई थी, तो वहीं गरिमा भी अपने पहले प्रयास में असफल हुई थी। दोनों ने बचपन में ही अपने पिता को खोया था, लेकिन आज इन बेटियों ने समाज के सामने एक जबरदस्त उदाहरण पेश किया है। हमारे साथ टॉपर बेटियां मौजूद हैं। स्वाति शर्मा, आप यूपीएससी टॉपर हैं, आपने भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। कनिका गोयल, कृतिका गोयल, यूपीएससी में सफलता पाने वाली ये बेटियां हमारे साथ हैं और साथ ही लघिमा तिवारी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और वैसे तो पूछने के लिए बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे बस ये लग रहा है। तो पहले तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी ही बताएं, किस तरीके से आपने ये कामयाबी हासिल की। लघिमा तिवारी जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। ये मेरा पहला प्रयास था मैम, और मैंने अपना पूरा 1 साल प्रिपरेशन को दिया और मैंने इस पूरे 1 साल में डेडिकेटेड कंसिस्टेंटली रोज़ 7 से 8 घंटे पढ़ाई डेडिकेटेड की। एंड फिर मैंने अपना पहला प्रयास अटेम्प्ट 2022 में दिया और पूरी डेडिकेटेड रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड इसके साथ मैंने आज ये सफलता प्राप्त की है। अच्छा, अगर मैं चुनौतियों के बारे में बात करूं कनिका, तो कनिका जी मुझे बताएं, सबसे बड़ी चुनौती इस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के सामने क्या होती है? चुनौती सबसे बड़ी तो यही होती है कि आप अपने आप को हमेशा अप रखें। आप जो भी फेजेस आते हैं, व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट, यू आर नॉट वर्किंग कंसिस्टेंटली, और डिटर्मिनेशन थोड़ा सा वीकेंड होता हुआ लगता है, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उससे आप मोमेंटम अपना बनाए रखें। एंड इफ यू कीप ऑन दैट मोमेंटम, आप श्योरली रिजल्ट्स को जरूर पाएंगे। स्वाति, आप क्या कहेंगी? ये सफलता का फॉर्मूला, देखिए लोग ये कह सकते हैं क्या क्लीशे सवाल है, हमेशा एक ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन सब जानना यही चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मेहनत सभी करते हैं लेकिन सफलता सभी को नहीं मिल पाती है। आई थिंक मेहनत, मुझे लगता है जो भी यूपीएससी की जर्नी में उतरता है वो पहले दिन से जानता है कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है, हम सही कर रहे हैं या नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, और जो प्रैक्टिस होती है मेरे हिसाब से वो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक एस्पिरेंट और एक क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट में। कृतिका, ये सफलता की चाबी क्या है? ये कैसे कुछ को मिलती है और कुछ को नहीं मिल पाती? मैम, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मेरी खुद ये चौथी अटेम्प्ट थी, तो जितने भी 4 से 5 साल मेरे इसमें रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें मैंने सीख ली हैं कि किसी भी जो भी चीज़ है उसके लिए यही कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये सफलता के लिए आपको आगे लेके जाती है। अच्छा, कभी आपके मन में कृतिका, क्योंकि आपने कहा कि आपने चौथा अटेम्प्ट दिया, यानी कि पिछले अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद निराशा भी हुई होगी, दुख भी हुआ होगा, क्या कभी ऐसे मोमेंट भी आए कि आपकी आंखों से आंसू निकल गए हों कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली? मैम, ऐसा हुआ था जब दूसरी अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैं सीसैट में जो हमारा दूसरा एग्जामिनेशन रहता है उसमें मैं 1 मार्क से रह गई थी। और वो 2 महीने, मुझे याद है अक्टूबर 23 2020 को वो रिजल्ट आया, तो दिसंबर तक मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी, किताब उठा नहीं पाई थी। पर जनवरी में मैंने सोचा कि अगर ये ठान ही लिया है और कुछ और ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती हो, जनवरी 2022 से फिर से एक बारी 21 से मैंने फिर से इसको शुरुआत करी। तो ऐसे लो फेजेस बहुत बार आए हैं इस एग्जामिनेशन में, पर फिर वो याद आ जाता है कि किस चीज के लिए ये शुरू किया था, तो वो आगे फिर से ले जाती है। स्वाति, आप ये बताएं कि कभी मन में ऐसा आया कि कोई प्लान बी भी होना चाहिए, या एक लक्ष्य सिद्धि के साथ आप लगातार मेहनत करती गई, कोई प्लान बी रखा ही नहीं?
जी, मैं अपने लिए बताऊँ तो मैंने कभी भी कोई भी प्लान बी नहीं रखा। मुझे ऐसा लगता था प्लान बी रखना कहीं न कहीं मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता था। मैं अपने एक गोल पे ही हमेशा से फ़ोकस्ड रहना चाहती थी। तो मैं सोचा मैं करूँगी तो बस यही करूँगी। तो मैंने कभी भी कोई प्लान बी नहीं रखा। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी तैयारी चालू कर दी। मैंने ना कभी जॉब ढूँढने का कोशिश किया, ना कभी किया। मैं सोचा कि मैं अपना फ़ोकस और डेडिकेशन दूँगी तो एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगी। तो इसलिए कोई प्लान बी नहीं था। अच्छा स्वाति, मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता क्या है? जैसे आपने ये बोला कि प्लान भी रखा ही नहीं, तो पहला डिस्ट्रैक्शन तो आपने वहीं पर किल कर दिया। लेकिन आज के टाइम में फ़ोन है, फ़िल्में हैं, टीवी है, फिर पारिवारिक आयोजन होते हैं, फैमिली के अलग लेवल के कुछ अलग-अलग लेवल पे स्ट्रेस भी होते हैं। बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, उसमें आपका सम्मिलित होना, दोस्तों के साथ घूमना, उठना, बैठना, क्या-क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? जी, थोड़ा यूपीएससी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सोशल लाइफ से कट होना पड़ता है। बट मैं थोड़ा ही कटती हूँ, बिल्कुल ही पूरा कट नहीं थी। थोड़ा बहुत मैं इन्वॉल्व रहती थी अपने फैमिली फंक्शंस में भी, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करने में ही भी। मुझे लगता था ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, मुझे और अच्छे से पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं कि अब मैंने इतना टाइम खुद को एंटरटेन कर लिया है। तो वो एक हैप्पी फीलिंग रहती है और जब मुझे लगता है जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपना फ़ोकस रख पाते हैं। क्योंकि 365 डेज़ कोई नहीं पढ़ सकता है। आपको थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। लघिमा, यू आर द लकी वन। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कम मुझे ऐसे एस्पिरेंट्स मिलते हैं जो ये कहें कि हमने पहली बार तैयारी की, पूरी तैयारी की और पहली बार में हमारा चयन भी हो गया। तो लघिमा, आपके लिए कौन सी चीज़ ने किक की तरह काम किया? कैसे पहली बार की तैयारी में ही आप पास हुई और टॉपर्स की श्रेणी में आ गई? मैंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि मैं सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखूंगी, मैं औरों की गलतियों से भी सीखूंगी। तो मैंने अक्सर सुना था पिछले वर्ष के टॉपर्स को कहते हुए कि उन्होंने ये गलती अपने पहले या दूसरे प्रयास में कर दी जो उन्होंने बाद में सुधारी। तो मैंने हमेशा से ये पॉइंट रखा कि मैं उनकी गलतियों से भी सीखूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके मिनिमाइज़ करूं वो गलतियां। बाकी मेहनत के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद, परिवार का पूरा ब्लेसिंग्स, मुझे लगता है ये सब भी ज़रूर काम आता है अपने पहले प्रयास में निकालने के लिए। मेहनत अपनी जगह, बट भगवान का पूरा आशीर्वाद और परिवार की ब्लेसिंग्स ने भी मुझे लगता है इस मुकाम तक पहुंचाया है। अच्छा, कनिका, मुझे ये बताएं क्योंकि इंटरव्यू भी एक लंबा चरण होता है और वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप लोग तो इतनी तैयारी करते हैं, कोई 9-9 घंटे पढ़ता है, कोई पूरे-पूरे दिन पढ़ता है, बहुत कम कुछ लोग ब्रेक लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू में क्या कभी ऐसा होता है, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि इंटरव्यूअर्स के सामने आप नर्वस हुए हों लेकिन दिखा नहीं रहे हों? इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनालिटी शोकेस करनी होती है और क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स मैटर करते हैं। अगर मैं उदाहरण दूँ तो पिछली बार मेरे मार्क्स 160 आए थे। अब की बार के मार्क्स मुझे पता नहीं है, बट आई वाज़ इन दैट स्कोप कि अगर मैं 40 और प्लस कर देती तो मेरे 200 हो जाते एंड दैट विल मेक मी अ लिटिल बिट क्लोज़र टू आईएएस। तो 40 का मुझे गैप ब्रिज करना है। वो गैप ब्रिज करने के लिए मुझे अपने आप को पुश करना होगा एंड व्हेन यू पुश योरसेल्फ, कहीं न कहीं वो एंग्ज़ायटी, थोड़ी नर्वसनेस भी आपको फ़ील हो जाती है इंटरव्यू बोर्ड के पास। बट व्हेन यू गिव मॉक इंटरव्यूज़ तो वो एंग्ज़ायटी आपकी खत्म होती जाती है एंड इन द एक्चुअल इंटरव्यू थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी आपके बैक ऑफ द हेड रहती है। लेकिन व्हेन यू आर देयर टू गिव योर बेस्ट, वो वहीं वीन अवे हो जाती है। अच्छा, मैं एक-एक करके आप चारों से सबसे कठिन प्रश्न पूछती हूँ कि इंटरव्यू के दौरान सबसे मुश्किल प्रश्न आपसे कौन-सा पूछा गया? मैं कृतिका आपसे शुरुआत करती हूँ। सबसे मुश्किल प्रश्न इंटरव्यू के दौरान कौन-सा पूछा गया जिसने आपको नर्वस किया हो? मैम उसको मैं मुश्किल तो नहीं कहूँगी, बट वही उसको कैसे प्रेज़ेंट करें वो क्वेश्चन था। उसमें था कि जो सिविल सर्विसेज़ है, आज हमें लग रहा है कि हमारे पास शायद देश में उतने सिविल सर्वेंट्स नहीं आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा करप्शन भी हो रही है। तो आप कुछ मुझे ऐसा बताइए जो सब कुछ जो हो रहा है उससे हट के कुछ बताइए। जितना भी कुछ सरकार ने कर लिया है उसमें से एक भी चीज़ मत बताइएगा। कुछ ऐसा बताइएगा कि जो आपको लगता है वो काम करे। तो क्या आपको लगता है कि आज जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो जैसे हमने सोचा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उन्होंने जो विजन करा था वो आज विजन कम होती आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो पहला ही क्वेश्चन मेरा यही क्वेश्चन पूछा गया था
कि वो जो विजन थी वो आज खत्म हो गई है। और आपको आपने क्या लगता आंसर है? क्या दिया? अब तो मेरे इसमें भी रुचि आ गई है कि जो ऐसा हुआ हो, जो सरकार सब कर चुकी हो लेकिन फिर भी ना हो पा रहा हो, आपने क्या जवाब दिया? मैम उसमें यही था कि मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या आउट ऑफ द बॉक्स क्या बोलूं, उस वक्त से एकदम से क्वेश्चन आया। तो मैंने वही चीजें, मेरे हिसाब से मैंने बहुत वही कन्विक्शन की बात थी, उसी कन्विक्शन से बोला कि सर जो भी अभी चीज हो रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है या वो चीज आ रही है हम लोगों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि हम सोशल ऑडिट वगैरह ये सब देखते हैं, तो उसी कन्विक्शन से मैंने वही चीजें बोली। तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ऐसा नहीं था, और उस वक्त मुझे आया भी नहीं कुछ। पर अभी एक्चुअली इंटरव्यू के मार्क्स रिलीज भी हुए हैं, जी, और मैं 204 अब की बार स्कोर कर पाई हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो कन्विक्शन जरूरी थी। तो वो ये नहीं कन्विक्शन इज देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट। आप जो भी कह रहे हैं आप खुद उसमें विश्वास रखें तो आगे वाला भी आप पर विश्वास रखेगा। स्वाति, आपके लिए सबसे मुश्किल सवाल कौन सा था? जी, मुश्किल तो नहीं, थोड़ा ट्रिकी सवाल था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सवाल था कि आज का जो एंटरटेनमेंट वो है, कंटेंट है, वो थिएटर से हट के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो पेट्रियार्की को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि वुमेन पे बर्डन काफी बढ़ गया है उसके कारण। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है। मैं किस स्वाति, चीज एक मिनट, फेवर आपकी में ना आवाज नहीं जाए, आ मैं पा रही। दोनों पक्ष। हाँ, अब आप बोले, अब आप बोले। फिर आपने तो मुझे जवाब क्या बैलेंस दिया? आंसर दे। तो मैंने उनको यही कहा था कि कहीं ना कहीं वो चीज है, लेकिन जैसे वुमेन इंस्पायर, जी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं वुमेन को इंस्पायर भी करती हैं। मूवी थिएटर्स हैं, वुमेन जो टिकट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो होता है वो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने घर के कंफर्ट में रह के वो देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ जवाब दिया था। स्वाति, आपने उन्हें ये नहीं कहा कि इतनी पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमें खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने का समय नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल, जोक्स अपार्ट, लघिमा, व्हाट वाज योर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन? आपसे कौन सा सबसे ट्रिकी या मुश्किल सवाल पूछा गया? मैम, मेरे से जो सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन मुझे लगा, तो चेयरमैन सर ने मुझसे स्वच्छ भारत अभियान पे डिस्कशन किया था, और उन्होंने कहा था कि ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम खुद से साफ़ सफाई नहीं रख सकते और सरकार को एक इतना बड़ा अभियान लाना पड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्यों है कि हम अपने घर के अंदर को तो बहुत साफ़ रखते हैं मगर बाहर कचरा फैलाते हैं। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन लगा मुझे। आपका जवाब फिर? मैम, मैंने जवाब यही दिया था कि कई बार होता है कि सरकार हमें थोड़ा सा पुश दे तो हम और अच्छे से उस काम को कर पाते हैं, एंड स्वच्छ भारत अभियान का यही मकसद था कि सरकार और सिटीजन्स दोनों की कोशिश से हम एक साफ बिल्कुल ठीक बात है। फैलाने की प्रयास तो करते रहना चाहिए, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया गया। कनिका, आप बताना चाहेंगी, क्या डर लगा था कोई ऐसा सवाल सुनकर कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं? डर तो नहीं कहूंगी लगा था, बट एक सवाल था जिसका मैं थोड़ा अच्छा जवाब देना चाहती थी। चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा, एक कोट मैंने उन्हें बताया था जहां पे मैंने कहा आई फ्लाई फ्लाई एंड फ्लाई एंड वोंट स्टॉप। तो उन्होंने गालिब का एक शेर कोट करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि उड़ने दो इन परिंदों को आजाद हवा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट आएंगे तेरे पास। क्या एंड ही सेड दैट शुड वी लेट द सबऑर्डिनेट्स हु आर वर्किंग अंडर यू free and decide their own course or own vision, and shouldn't they be there be discipline, and they shouldn't they be working on the line of the organization? तो उसमें मैं थोड़ा एक अच्छा जवाब प्रेजेंट करना चाहती थी, बट जवाब थोड़ा मेरा नॉर्मली था, जहाँ पे मैंने जिम कॉलिंस की एक बुक पढ़ी हुई थी, गुड टू ग्रेट, उससे इंस्पिरेशन लिया और इसने कहा कि वी नीड टू हैव अ विजन, और एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन होना चाहिए, साथ ही सबऑर्डिनेट्स को उतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो उस विजन के साथ अटैच करें एंड दे विल कंटिन्यू टू वर्क अकॉर्डिंगली, एंड वो उसे पूरा कर सकें कंसिस्टेंट। अच्छा, जब मैंने सोशल मीडिया पर ये बोला कि आप यूपीएससी टॉपर्स से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आपके सवाल क्या होंगे, तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आया योग जैन का। हालांकि ये मेरे मन में भी था, लेकिन मैं योग जैन के नाम से आप सभी से पूछना चाह रही हूँ। पहले स्वाति अगर हमारे साथ हैं वो जवाब दे पाएँ इस पर। स्वाति, आप मुझे सुन पा रही हैं?
थोड़ा सा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। कृतिका, आप इस पर जवाब दें। वो ये पूछ रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी के बाद और उससे पहले क्या सोसाइटी को देखने का नजरिया बदलता है? बिल्कुल बदल जाता है। जब प्रिपरेशन शुरू करी थी तो बहुत माइक्रो लेवल पे, बहुत ऐसा माइन्यूट लेवल पे हम देखते नहीं थे चीज़ों को। पर जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो अब जब पढ़ाई करनी शुरू करी इस चीज़ के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पता लगी, अपने देश के बारे में पता चली, और जब सोसाइटी के बारे में पता चली, और ये जाना, पढ़ाई तो चलो दूसरी बात है, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अपनी कंट्री के बारे में ही नहीं पता थी। तो वो जब जान रहे थे तो वो खुशी भी होती थी पढ़ते पढ़ते। वो तो था ही हमेशा कि पेपर निकालना है, पर वो एक मजा भी आता था जानते हुए कि अच्छा ये चीज चल रही है, सरकार ऐसे काम करती है। तो वो नजरिया एकदम से बदल जाता है जैसे जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं और जब इसके अंदर पूरा तक हम घुस जाते हैं। लघिमा, क्या ज्यादा पावरफुल महसूस होता है जैसे ही आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आपको ये एहसास होता है कि अब आप चयनित हो चुके हैं, अब आपकी बस ट्रेनिंग होगी, आपके हाथों में एक कमांड होगी, आपके सिग्नेचर की एक पावर होगी, पावरफुल महसूस होता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे तो अभी तक एब्जॉर्ब करने में ही ये फीलिंग कि मैंने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है उसमें ही टाइम लग रहा है। तो पावरफुल तो मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा, बट अच्छा ज़रूर महसूस हो रहा है, खुशी ज़रूर महसूस हो रही है, एंड मैं एक्साइटेड भी हूँ आगे क्या मेरे लिए होल्ड करती है ये जर्नी। कनिका, आपने एब्जॉर्ब कर लिया या अभी आपको भी वक्त लग रहा है? लगभग 70% थोड़ा अब्सॉर्ब हो गया है, अभी 30% बाकी है सिंक इन होना। आई थिंक 2-3 दिन लगेंगे इस फीलिंग को सिंक इन होने में, और अभी तक तो बिलीव भी नहीं हो रहा इतना अच्छा रैंक आ गया है। क्या मैंने मेंस में किया, क्या इंटरव्यू में किया जिस वजह से ये रैंक आया, मैं वो देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। अच्छा कृतिका, मुझे एक बात बताएं कि एक सोसाइटी का साथ, एक परिवार का साथ, देन फिर टीचर्स और आपके मेंटोर का, अच्छे मेंटोर का होना कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? हम जहाँ तक पहले पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स का जितना सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, उन्होंने मुझे गिरते हुए भी देखा है, पर उस वक्त उन्होंने संभाल भी लिया एकदम कि नहीं पेपर फिर से दे लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बोथ मेरे मम्मा भी और मेरे पापा भी दोनों बिल्कुल ऐसे रॉक बॉटम जैसे, ऐसे जब मैंने हिट करा है तो वो ऐसे खड़े रहे हैं मेरे साथ। और जहाँ तक मेंटर्स की बात है, मेंस के लिए मेरे एक अलग मेंटर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए एक अलग मेंटर रहे हैं। तो और वो दोनों फ्री इनिशिएटिव प्रोसेस थे, तो उन दोनों ही इनिशिएटिव से वो लोग हमेशा साथ रहे हैं कि अच्छा ऐसा करो ऐसा करो, फोन खुद खुद कर करके कि अच्छा क्या कर रहे हो आप, आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है, मार्क्स कैसे जा रही है। तो वो दोनों का ही वो रोल रहा है, पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट और जितना वो हेल्प कर सकते थे स्टडीज में, और बाकी एक मेंटर्स का रोल जो रहा है इंटरव्यू प्रोसेस और दोनों मेंस के लिए। तो ये दोनों का ही मिलन था सक्सेस के लिए। अच्छा स्वाति, मुझे एक बात बताएं, कई ऐसे भी लोगों को मैं सुनती हूँ जिन्होंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, उन्होंने सेल्फ स्टडी की, उनका कोई मेंटोर भी नहीं रहा, फिर भी वो अपने काम में एक्सेलेंट दिखाई दिए हैं, अपने पेपर्स में उन्होंने अच्छा वर्क किया। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे किसी मतलब कोचिंग सेंटर में जाना, किसी मेंटोर का साथ होना, लेकिन सेल्फ स्टडी करना, दोनों में डिफरेंस क्या आता है और दोनों के लिए चैलेंजेस क्या हैं? आई थिंक मैम मेरे लिए था कि मेरे पास फैमिली में कोई गाइडेंस नहीं था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया था कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मेनली अवॉइड करना है, क्योंकि यूपीएससी का मार्केट में बहुत मटेरियल है। और जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हुए तो आपके पास काफ़ी डाइवर्स सोर्सेज हैं, तो आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो एक कोचिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बट आई थिंक जो नहीं भी कर सकते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी नहीं कि आप चाहें डेली आप कोचिंग करें, आप ऑनलाइन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। कृतिका, आप इस पे कनिका आप इस पे क्या कहेंगी? क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद सब कुछ याद रखना, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि आप लोगों ने ये किया है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये कैसे डिसाइड होता है? आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए आप
कुछ सोर्सेज को डिसाइड कर लीजिए, जैसे भी सोर्सेज हैं, अगर उसमें 80% चीजें कवर हो रही है देन दैट्स द बेस्ट सोर्स, और उसको आप बेस्ट तरीके से करिए। 20% आप अपने आप कवर कर लेंगे, और बस लिमिटेड सोर्सेज रखिए, उसको जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं आप करिए, एंड दैट विल वर्क फॉर यू। योर क्वालिटी मैटर्स, एंड क्वालिटी इज द एफर्ट दैट यू आर गोइंग टू पुट इन बाय रिवाइजिंग दैट कंटेंट अगेन। अच्छा, आप लोगों के पास तो ये जानकारी होगी ही कि यूपीएससी रिजल्ट में इस बार टॉप 25 में भी 14 लड़कियां हैं, और 4 से तो मैं अभी बात कर ही रही हूं, और इस बार 34% महिलाओं ने सफलता हासिल की है। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है कि लड़कियां बेहतर दर बेहतर, क्योंकि पिछली दफा का जो यूपीएससी का रिजल्ट है उसमें टॉप 3 में लड़कियां थी, इस बार टॉप 4 में लड़कियां हैं, और टॉप 25 में भी 14 गर्ल्स हु हैव एक्सेल्ड। कृतिका। मैम, जो आई थिंक पिछले साल से जो रिजल्ट आ रहा है उनसे हम सब मोटिवेट हो रहे हैं। पिछली बार श्रुति मैम आई, गामिनी मैम आई, तो उन सबको देख देख के कि अच्छा अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो पिछले सालों के रिजल्ट आ रहे हैं उनसे मोटिवेट हो रहे हैं। बाकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वही रिजल्ट्स जो पिछले साल के आ रहे हैं, मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली मैंने ये सोचा था कि अगर मैम भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पुराने रिजल्ट्स काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा लघिमा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक दूसरा प्रश्न ये है कि हम कई बार जो है एक डिस्पैरिटी देखते हैं सोसाइटी में, जो डिस्पैरिटी है जेंडर बायसनेस है। हालांकि इन रिजल्ट्स में तो प्योरली आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है उसी के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके के जब रिजल्ट आते हैं तो ये जेंडर डिस्पैरिटी ये ख़त्म होती है? ज़रूर मैम, इस तरह के रिज़ल्ट्स का जेंडर डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए ज़रूर एक मोटिवेशन मिलती है और लड़कियों को कि अगर ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा महिला एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड में जाएंगी तो वो महिलाओं के लिए काम करेंगी, उनके प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएंगी एंड सॉल्यूशंस ला पाएंगी। तो ये दोनों तरीके से जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, और हमें और एनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। कनिका, आपका इसमें क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि जब आईएएस ज़्यादा महिलाएं होंगी या समाज के भीतर काम करने वाली महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो परिवर्तन क्या लाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, या महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए फील्ड पर काम करने के चैलेंजेस अलग अलग हैं? कुछ मामलों में महिलाओं के लिए थोड़ा इजी है, कुछ मामलों में पुरुषों के लिए इजी है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ मामलों में महिलाओं के लिए आसान है, कुछ मामलों में पुरुषों के लिए आसान है। तो जब दोनों साथ आएंगे, महिला पूरे रूप से फील्ड में आएगी, FLPR रेशियो हमारा इंक्रीज होगा, तो हम एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखेंगे। जो अमृतकाल में हमने डिसाइड किया है, वुमेन लेड डेवलपमेंट देखेंगे, और वुमेन लेड डेवलपमेंट के साथ साथ हम यूथ लेड डेवलपमेंट देखेंगे, everyone led development देखेंगे, India led development देखेंगे, and that will be the way for a developed India by 2047. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कभी आपके सामने ऐसी क्लासेस भी हुई होंगी जो आईएएस बन गए हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, उन्होंने आकर आपकी क्लासेस ली होंगी या अपने अनुभव आपसे साझा किए होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज एक आईएएस के लिए क्या होता है, या उन्होंने क्या फेस किया जिससे आप सबक लेकर अब आप आगे बढ़ेंगी? आईएएस के लिए, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो ग्राउंड पे काम करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होता है कि जो पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पॉजिटिव रूप से ग्राउंड पे आए, और वो पॉजिटिव रूप से इस तरीके से आए कि वो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आए और एक डेवलपमेंट भी आए उसमें। तो चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना और ऑन ग्राउंड एफर्ट को दिखाना, क्योंकि एफर्ट दिखने में भी कई बार 10 से 15 साल लग जाते हैं, कंसिस्टेंटली उसमें लगे रहना is a major challenge for IAS officers, as far as I can think from my limited understanding. लघिमा, आपके लिए आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती किसी आईएएस के लिए क्या है? मुझे लगता है कि ये हमें इस रिज़ल्ट को एंड नहीं समझना चाहिए, और ये तो बस शुरुआत है। एंड आगे आगे जैसे जैसे ट्रेनिंग और फील्ड पे जाते हैं तो अनेक प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, एंड
उन चैलेंजेस को, फील्ड पे काम करना, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखना एंड लोगों की ऑन ग्राउंड सिचुएशन को समझना, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज से काफ़ी अलग होती है। तो ये एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के साथ ही आता है और ये काफ़ी चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया लघिमा, वर्क एंड लाइफ बैलेंस। तो ज़रा उस पर भी आप बताएं कि अभी तक तो आपकी जिम्मेदारी आप खुद थी, आपने पढ़ाई करनी है, आपने यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन अब आपके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी चलेगी। तो ये वर्क एंड लाइफ बैलेंस, घर का बैलेंस, काम का बैलेंस, ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? आई गेस यू आर टू यंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं अगर आपकी उम्र पूछूं, लघिमा आपकी उम्र क्या है? आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड आपने सही कहा, मेरी उम्र थोड़ी छोटी है एंड एक्सपीरियंस के साथ मुझे ज़्यादा अनुभव होगा इस चीज़ का, मगर स्टिल अगर थोड़ा बैलेंस रहता है तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी आती है एंड हमें स्ट्राइव करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम इसको अचीव करने की कोशिश करें। कनिका, आप अपनी उम्र बताएं और फिर बताएं कि वर्क एंड लाइफ बैलेंस को आप किस तरीके से समझ रही हैं? जी, मैं भी 23 साल की ही हूँ। तो वर्क इन लाइफ बैलेंस अभी किसी प्रोफेशन में नहीं रही हूँ मैं। सिंस ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। तो ये तो नहीं कह पाऊंगी, बट कहीं ना कहीं बचपन का सपना है, तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस अपने लिए शायद देखती भी नहीं हूँ। एक नेवर स्टॉप एटीट्यूड के साथ मैं एज एन IAS ऑफिसर अपने आप को काम करता हुआ देखना चाहती हूँ, और जब ऑफिस से आऊंगी तो एक रिलैक्स माइंड से सोना चाहती हूँ कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया है नेशन के लिए और अपने काम के लिए। कृतिका? मैम, मैं 27 साल की हूँ। इससे पहले जब मैं 3rd अटेम्प्ट में थी, मैं डायनिक सर्विसेज में थी, तो मैं अभी ट्रेनिंग कर रही थी। तो उसमें मैंने देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इजीली मेंटेनेबल है इस सर्विसेज में। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही काम रहता है। तो 9 से 5 आप काम करें, वापस आएँ यहाँ पर, और अपनी आपकी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन रहती है, तो पर उसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो जितना मैंने अपनी ट्रेनिंग में अभी सीखा है तो वो मैनेजेबल हो जाता है। अच्छा, आप जब डायनिक्स में थी तब आपने क्या फील्ड जॉब भी किया, आपने काम किया फील्ड पर? मैम, अभी मेरा ट्रेनिंग फेज ही चल रहा था, तो मैं अभी बस ट्रेनिंग कर ही रही थी, और जब मैंने ये अटेम्प्ट किया था। अच्छा, पुलिस की नौकरी, क्योंकि आपने वहाँ की ट्रेनिंग की, और एक IAS की जिंदगी और IAS की नौकरी, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मैम, एक्चुअली मैं डायनिक्स में थी, तो डायनिक्स भी इसी की टाइप ऐसी ही नौकरी है, बस वो UT बेस्ड सर्विसेज रहती है, यूनियन टेरिटरी बेस्ड। तो वही दिल्ली में पोस्टिंग या अंडमान में पोस्टिंग। तो पुलिस की नौकरी से अभी मेरा इतना ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता होगा उसमें। तो मुझे लग रहा है कि डायनिक्स जैसा था वैसा ही IAS होना चाहिए। मैं एक अंतिम सवाल के बाद, उसके बाद आप तीनों का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? लघिमा, आपसे शुरुआत करती हूँ, फिर कृतिका, कनिका बोलिएगा। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ, मेरे भाई बहन को देना चाहती हूँ, मेरे मित्रों को देना चाहती हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे टीचर्स और भगवान को देना चाहती हूँ इस सफलता का श्रेय। आप कृतिका? मैम, वही पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट रहा है, और भाई बहन जो इस प्रोसेस में मेरे साथ रहे हैं, और कुछ दोस्त जो 2-3 दोस्त जिनके साथ मैं टच में थी, तो हमेशा वो हमेशा सुनते रहते थे। मैं उनसे कभी रो के बात करी, कभी ऐसे बात करी, तो वो जो साथ में रहे हैं, तो इन सब ने जो हेल्प करी। कनिका? सबसे पहला शुक्रिया भगवान जी को, और इसके बाद सपोर्ट सिस्टम के लिए सबसे बड़ा श्रेय मम्मा पापा का। दोनों मेरे साथ, दोनों अगर कहूँ, दोनों बाजुओं में पिलर्स की तरह खड़े रहे हैं। एवरी स्ट्रेंथ, मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ उन्हीं से आई है। और उसके बाद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उन सबको, और जो टीचर्स मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा कहा कि बच्चा आप कर लोगे, आप रुक नहीं सकते, यू विल बी श्योरली गिविंग योर बेस्ट, तो उन सबको आज की उपलब्धि का श्रेय मिला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सफलता की कहानी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। वाकई में ये कोई आसान काम नहीं है।
हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं, बहुत तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन कुछ ही उनमें से चुने जाते हैं। वो सफलता की गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, आपको खुद लगातार लगे रहना पड़ता है। एक आखिरी सवाल, चूंकि हमारे पीसीआर ने कह दिया है कि एक बार आप ये जरूर पूछ लें हमारी ओर से कि कभी असफलता से डर लगता है? लघिमा, आपको असफलता से डर लगता है? आपने तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, 19th रैंक भी आ गई, असफल होने से डर लगता है? लघिमा, अगर आप मुझे सुन पाई हो, क्या असफल होने से डर लगता है? आई डोंट थिंक उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। कृतिका, आपकी आवाज़ क्लियर जी, नहीं जी। आ रही है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। जी, मैं असफल होने से डरने की बात पूछ रही हूँ कि क्या असफल होने से डर लगता है? अभी तो चुनौतियाँ बहुत आगे आपके सामने आएंगी, कभी ये लगता है कि अगर मैं असफल हुई तो फिर क्या? असफलता से डर लगता है, आप यही जी। पूछ रही हैं ना मैम? आप तक शायद मेरी आवाज़ पूरी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप आपकी सवाल आवाज़ सुन बहुत रही ज़्यादा हैं। क्लियर नहीं मैं आ ठीक है, रही मैं है। फिर ठीक करवाती हूँ। कृतिका, आपने तो असफल होकर सफलता पाई है। मैम, बुरा लगता है अब, पर दो बार जब असफलता देख ली तो अब शायद डर नहीं लगेगा। तो वो डर यूपीएससी ने जरूर निकाल दिया है। बुरा जरूर लगेगा अगर अब असफलता देखी, पर यूपीएससी ने वो डर निकाल दिया है जो असफलता का होता था। तो अब डर नहीं लगेगा कभी असफलता से। डर के आगे जीत है कनिका। मेरे लिए तो सच्ची में ये साकार हुआ है। पिछली बार जब रिजल्ट आया था, पीडीएफ में नाम नहीं देखा, 5 दिन थे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। मैंने नहीं सोचा था मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कभी हो सकती हूँ। तो उस असफलता ने कहा कि असफलता को आप अगर सही तरीके से देखो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो अगर वो स्ट्रेंथ बन सकती है तो उससे डरना क्यों है? और जैसा आपने कहा, डर के आगे जीत है, तो अब तो डरना ही नहीं है कभी भी असफलता से। फेलियर एक्चुअली मेक्स यू शाइन। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा कनिका, आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी ये बता दें जरा। मैंने आई थिंक 11th से कोई फिल्म नहीं देखी है। कोई फिल्म नहीं आ, देखी, अब देखेंगी? अब शायद देखूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लघिमा, कृतिका, कनिका। एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेलिब्रेट करें जिस तरीके से आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और जैसे कि आपने खुद ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे जंग बहुत लंबी है, समाज के लिए आपने काम करना है, एक ईमानदार अधिकारी बनना है। बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले करियर के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।